देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और इस दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों, टीकाकरण की स्थिति पर भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य सचिव ने इस दौरान एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें बताया कि दुनिया भर में कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़े हैं। देश के विभिन्न राज्यों की स्थिति के बारे में भी बताया गया। हाई लेवल बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों को कड़ाई से नियम के पालन करवाने की सलाह दी। साथ ही टास्क फोर्स के साथ मीटिंग में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन और हर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी ध्यान देने को कहा। बैठक में यह भी बताया गया कि 7 दिनों के भीतर देश में 15 से 18 साल की 31% आबादी को पहला टीका लग गया है। पीएम मोदी जल्द ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और कोरोना के हालातों की समीक्षा करेंगे। चुनाव वाले 5 राज्यों में अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर नहीं होगी। आचार संहिता लागू होने की वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों में वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने का फैसला लिया, जिसके बाद कोविन ऐप पर जरूरी फिल्टर लगाया गया है, जिससे अब इन 5 राज्यों के लोगों के सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर नहीं दिखेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में होंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से देश भर में प्रिकॉशन डोज शुरू होने जा रही है और आज सुबह 9 बजे से प्रिकॉशन डोज देश भर के स्वास्थ्य कर्मचारियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल या फिर उससे ज्यादा की उम्र के बीमार लोगों को दी जाएगी। प्रिकॉशन डोज उन स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल या फिर उससे ज्यादा की उम्र के बीमार लोगों को लगनी है जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगे 9 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। प्रिकॉशन डोज के लिए सरकार की तैयारी पूरी है। कोविन ऐप से प्रिकॉशन डोज के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों को संदेश भेजे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी कि करीब 1 करोड़ से अधिक हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स, साथ ही 60+ नागरिकों को उनकी प्रिकॉशन डोज के लिए रिमाइंडर SMS भेजे गए हैं। कोविन ऐप पर अपॉइंटमेंट पहले से शुरू है। और विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा उत्तर प्रदेश में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के भगवान कृष्ण वाले बयान पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि भगवान कृष्ण न्याय और धर्म के साथ रहते हैं, ना कि अन्याय और दुराचार के साथ। देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात थोड़े है। बहुत सारे लोगों के सपने में तो भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं, लेकिन सपने हकीकत में क्या है और जब उनको अवसर मिला था तब उन्होंने क्या किया था, यह भी सबकी जबान पर है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश भगवान राम की भूमि है, उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की पावन भूमि है, उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना और सरयू की पावन भूमि है। और इन सब के लिए अगर सही मायने में किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने इन सब कार्यों को पूरा किया है। तो सपने में जब भगवान कृष्ण उन्हें डपट रहे होंगे तो वे सुनते भूल गए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि बेटा तू गया काम से, 400 सीटों पर तो तुम देखो मत। ये 3 सीट जो मिल रही हैं उसमें भी एक चाचा के लिए, एक परिवार के किसी सदस्य के लिए, एक कोई भूला भटका होगा तो उसके लिए 3 सीट तुम्हारे पल्ले, बाकी 400 बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के समर्थकों के पक्ष में। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, सपने में भगवान कृष्ण अगर आए हैं तो यही कहे होंगे। वैसे भगवान कृष्ण धर्म, सत्य और न्याय के साथ में रहते हैं, अन्याय, अत्याचार और दुराचार के साथ में नहीं रहते। विवादास्पद तरीके से महिला के बाल काटने के आरोप में घिरे मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ देश के दूसरे शहरों में भी विरोध बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश के भी कुछ शहरों में हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया।
जिसकी एक तस्वीर ग्वालियर से सामने आई, जहां हिंदू सेना नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने जावेद हबीब के नाम से चलने वाले एक सैलून पर धावा बोल दिया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान प्रदर्शनकारी सैलून के अंदर तो नारेबाजी और तोड़फोड़ करते दिखे ही, बाहर भी लोगों ने खूब बवाल किया। जो भी चीज इन प्रदर्शनकारियों के हाथ लगी उसे उन लोगों ने चकनाचूर करके ही दम लिया। प्रदर्शन में कुछ महिलाएं भी नजर आईं जो सैलून के अंदर नारेबाजी करती दिखी। जिस दौरान ये सब कुछ हुआ, सैलून के अंदर कुछ ग्राहक भी मौजूद रहे जो हंगामा होते वहां से चलते बने। हिंदू सेना से जुड़े संजय अग्रवाल ने बताया कि वो किसी भी सूरत में महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्लॉकबंदी की वहाँ पर चेतावनी दी कि दोबारा ना खोले। प्रदर्शन की कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें इंदौर से भी सामने आई। वहाँ करणी सेना से जुड़े कुछ लोगों ने एक सैलून पर पहुंचकर हंगामा करने की कोशिश की, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर वहां से हटाया। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने प्रदेश के कुछ बड़े अधिकारी अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल, प्रशांत कुमार और अमिताभ यश को हटाने की मांग की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का पुणे दौरा रद्द हो गया। पीएम वहां इसी महीने की 18 तारीख को कई योजनाओं का उद्घाटन करने वाले थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि राज्य में फिलहाल लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं। अरविंद केजरीवाल 7 दिन बाद कोरोना से ठीक होकर काम पर लौटे हैं। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। अगर आप मास्क पहनोगे तो मास्क पहन के घर से बाहर निकलो। बीजेपी नेता वरुण गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ये जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन की जोड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में एवन डॉडिक और मार्सेलो मेलो को 6-1 और 6-3 से हराकर ये जीत दर्ज की। बिहार के मधेपुरा में 84 साल के एक बुजुर्ग ने दावा किया कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन की 11 डोज लगवाई। इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 3 दोस्तों ने मिलकर पैसों के लिए अपने एक दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। बताया गया कि मरने वाले का नाम सिराज है और वह हरिद्वार में एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता था। 3 दोस्तों ने अपने एक दोस्त को चाकू मार दिया, जिसमें वो घायल अवस्था में अस्पताल गया। अस्पताल में उसकी फिर मृत्यु हो गई। सिराज के घर वालों का आरोप है कि उसके तीनों दोस्तों ने पहले उससे रंगदारी मांगी और नहीं देने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। रंगदारी मांग रहे थे, इसके स्कूटर छीन कर जा रहे थे। हमें तो न्याय चाहिए, मुलजिमों की गिरफ्तारी हो। हत्या की इस वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तेलंगाना के वरंगल पहुंचे, जहां उन्होंने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर सीधा हमला बोला। निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है। न्यूज 18 के एजेंडा यूपी मंच पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुत्व कट्टरता नहीं, गौरव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवा रही है और जिसमें दम होगा वो मथुरा को भी बनवाएगा। जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा और हम में दम है। हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो तो लोग बोलते क्या थे, मतलब निकाला जाए, जो लोग बोलते थे, मतलब क्या निकाला जाए? जो लोग बोलते थे मंदिर को भव्य बनाएंगे, नहीं, जो बोलते थे, ईदगाह भी है। जो बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब? कहां गायब हो गए? हम में दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया, डंके की चोट पे करके दिखाया है। देखिए, इसको आप दम कह रहे हैं, इसको हमने कहा काशी, आप इसको दम कह रहे हैं, लेकिन इस देश में एक गैंग है, वो कहता है ये कम्युनल एजेंडा है, ये कम्युनल एजेंडा है, ये कट्टरवाद है और ये हिंदुत्व है, जिसको आप कह रहे हैं हमारे में दम है। ये दबंगई जो है, इसको कट्टरवाद से जोड़ा जाता है। कट्टरवाद नहीं है, अपने गौरव और अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना का एक अभियान है। नए भारत
और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का एक हिस्सा है। हमें भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति हो सकी, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हम कर सके, यह उसका एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के इस्तीफे की मांग पर अस्पताल में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठ गए। आरोप है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ड्यूटी पर तैनात एक नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट और बदसलूकी की, जिसके विरोध में अस्पताल के कर्मचारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर के गुप्ता के इस्तीफे की मांग करते हुए वहां काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन में शामिल लोगों के हाथों में बैनर दिखे, जिन पर स्टाफ के साथ अभद्रता बंद करने, नर्सों को सम्मान देने और के गुप्ता से इस्तीफा देने की बात लिखी गई थी। यही नहीं, विरोध प्रदर्शन के दौरान के गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बीएचयू अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स ने अस्पताल के अधिकारियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। सरकार एक तरफ फूल बरसा रही है, यहाँ के अधिकारी लोग हमारे पे डंडियां बरसा रहे हैं। अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर काफी देर तक नर्सिंग स्टाफ प्रदर्शन करते रहे, जिसकी वजह से पूरे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई। लेकिन इसके बाद भी नर्सिंग स्टाफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के गुप्ता के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में पिछले 48 घंटे में 114 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 18 वरिष्ठ अधिकारी हैं। जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनमें 13 डीसीपी और 4 एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, जबकि एक जॉइंट सीपी भी कोरोना की चपेट में आए हैं। पिछले 48 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत भी हुई है। देश भर में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद के बीच संसद और सुप्रीम कोर्ट में कोरोना विस्फोट हुआ है। संसद में काम करने वाले 400 से ज्यादा कर्मचारियों और सुरक्षा बल के जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये जांच कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए 6 और 7 जनवरी को की गई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसका पता चलते ही शुक्रवार से ही वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम कर रहे हैं वो। और साथ ही इस दौरान सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जा रही है, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की भी कोरोना जांच करवाई जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त पाबंदियां लागू कर दी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइंस जारी की गई उसके मुताबिक अब महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ आ जा नहीं सकेंगे। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 15 फरवरी तक फिलहाल बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल को रात 10 बजे तक 50% की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। और इसके अलावा बाल काटने वाले सैलून और मॉल 50% क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे। निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ ही काम किया जा सकेगा। और यही नहीं, स्विमिंग पूल, जिम और स्पा अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और तो और वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की इजाजत होगी। शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना की वजह से खेल के मैदान, गार्डन और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। जरूरी कामों के अलावा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हर आदमी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। 50% होटल्स, मॉल्स ये चालू रहेंगे। जिम है, स्पा है, ब्यूटी पार्लर है, तो पूरा के पूरे बंद रहेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग में आग लगने से 19 लोगों की मौत हो गई और दावा किया जा रहा है कि मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा इस हादसे में झुलसे 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस इमारत में आग लगने से ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंची। ये आग कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर काबू पाने के लिए 200 दमकल कर्मियों को लगाना पड़ा। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में डूब रही एक लड़की को पुलिस वालों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह घटना तब हुई जब लड़की समंदर में एक नाव पर सवार थी, लेकिन तभी नाव से एक बड़ी लहर आकर टकरा गई, जिससे वो अपना संतुलन खो बैठी और किसी के कुछ समझने से पहले ही वो समंदर में गिर गई, जिसके बाद वो डूबने लगी। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। फौरन घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद उस लड़की को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में पुलिस का एक जवान नाव पर लड़की के पास एक रस्सी फेंकने की तैयारी करता दिखा। थोड़ी देर बाद उसने लड़की के पास रस्सी फेंकी। वीडियो में समंदर में गिरी लड़की लाल रंग के लाइफ जैकेट भी पहने दिखाई दी, जिसकी वजह से वो पानी में तैरती रही। समंदर में जिस जगह वो लड़की थी वहाँ पहले से ही पुलिस का एक जवान उसके साथ तैरता नजर आया, जिसने उस लड़की को रस्सी पकड़ने में मदद की। जैसे ही उस लड़की ने रस्सी पकड़ी, नाव पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे फौरन खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 300 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे पर कटाक्ष किया। भगवान कृष्ण उन्हें डपट रहे होंगे तो वे सुनते भूल गए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि बेटा तू गया काम से, 400 सीटों पर तो तुम देखो मत। ये 3 सीट जो मिल रही हैं उसमें भी एक चाचा के लिए, एक परिवार के किसी सदस्य के लिए, एक कोई भूला भटका होगा तो उसके लिए 3 सीट तुम्हारे पल्ले, बाकी 400 बीजेपी के पक्ष में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने हर रंग को जोड़ा है जी, इसलिए इस बार हर रंग की होली होगी। होली वही अच्छी होती है जो सब रंगों की हो। ये एक रंगी लोग इस बार जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मास्क नहीं लगाने के विवाद के बीच सड़क हंगामा दिखाई दिया। आरोप है कि तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव ने मास्क नहीं लगाने पर एक दुकानदार को थप्पड़ मार दिया, जिससे भड़के लोगों ने तहसीलदार की गाड़ी घेर ली और बीच सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जिस लड़के को थप्पड़ मारा गया उसके घर वाले तहसीलदार से माफी की मांग पर अड़ गए, लेकिन लोगों के गुस्से को देखते हुए गाड़ी में बैठे तहसीलदार विवाद खत्म होने का इंतजार करते रहे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद जब लोग शांत नहीं हुए तब तहसीलदार ने सबके सामने हाथ जोड़कर उस लड़के से माफी मांगी। अधिकारी के माफी मांगते ही वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य में इस वक्त मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया, जिसका पालन करवाने के इरादे से तहसीलदार अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे थे, लेकिन नियमों का पालन करवाने के चक्कर में विवाद खड़ा हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के एक बयान पर घमासान छिड़ गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मसले पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इस मामले में बीजेपी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के उस बयान को मुद्दा बना लिया, जिसमें उन्होंने पूरे मामले की जानकारी प्रियंका गांधी को देने की बात कही। प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री के इस बयान के बहाने बीजेपी ने गांधी परिवार को निशाने पर ले लिया। चन्नी जी एक कठपुतली है और इस कठपुतली के धागे सोनिया गांधी जी की उंगलियों में। गांधी परिवार पर हमला हुआ तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार में देरी नहीं की। वो इस चक्कर में थे कि और इसको सांप्रदायिक मामला बनाकर देश में कुछ फायदा उठाएंगे। यूपी कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने संकेत दिया कि वो बहुत जल्द समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने समर्थकों की एक बैठक भी बुलाई। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है। समाजवादी पार्टी चूंकि नंबर 1 पार्टी है विपक्ष के अंदर, कार्यकर्ताओं से बैठक कर करके, सब साथियों से मशवरा कर करके फिर निर्णय लेने का काम करेंगे। नीट पीजी काउंसलिंग की तारीख की घोषणा कर दी गई। बुधवार से मेडिकल कॉलेजों में पीजी के दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी के आरोप में एक बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 2,98,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए। बिहार के नवादा में पुलिस पर लापता बच्चे की तलाश में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बच्चे के अपहरण की आशंका जताई और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग से यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव आचार संहिता सख्ती से लागू करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि यूपी और उत्तराखंड में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार बीएसपी फिर से यहाँ अकेले अपने बलबूते पर ही पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। उत्तराखंड स्टेट में भी इस बार हमारी पार्टी पहले से बेहतर
रिजल्ट लाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मनाली से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पर भारी बर्फबारी के बीच एक मकान में भीषण आग लग गई और आग लगते ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि कुछ ही देर में आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। शुरुआत में वहां काला धुआं नजर आ रहा था, जो कुछ ही देर में आग के गोले में तब्दील हो गया। ये बताया गया कि आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीम को बुलाया गया, जिसने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ये आग लाखों का सामान राख कर चुकी थी। बिहार के समस्तीपुर से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां किसी पुराने विवाद को लेकर दो गुटों के बीच में जमकर झड़प हो गई। बताया गया कि यह हंगामा इस साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी को हुआ, जब दो गुटों के बीच ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। इस दौरान एक गुट के लोग अपने मकान की छत पर खड़े दिखाई दिए तो दूसरे गुट के लोग जमीन पर। बावजूद उसके उन्होंने एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, जिसमें कुछ महिलाएं भी नजर आईं। दूसरा गुट जो जमीन से इन हमलों का जवाब दे रहा था, उनमें एक आदमी पिस्तौल लहराता हुआ दिखाई दिया। वहीं कुछ लोग डंडों के साथ खड़े नजर आए। इस बीच उस गुट के लोगों ने मकान की छत पर खड़े लोगों को धमकियां देनी भी शुरू कर दी। इस दौरान गांव के किसी भी आदमी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से उनके बीच काफी देर तक यूं ही झड़प होती रही, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। बाद में ये वीडियो खूब वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर एक निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों और अस्पताल के स्टाफ के बीच मारपीट हो गई। मारे गए आदमी के परिवार ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग मारे गए आदमी के परिवार वालों को अस्पताल से बाहर धक्का देते दिखे। इसके बाद धक्का देने वाले लोगों ने वहीं मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला तक को नहीं बख्शा। अस्पताल के गेट पर काफी देर तक ये मारपीट चलती रही और बाद में दोनों पक्षों ने इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पर्यटन स्थल मरी में भारी बर्फबारी की वजह से 22 लोगों की जान चली गई। यह घटना तब हुई जब रावलपिंडी जिले में मौजूद मरी तक जाने वाला हर रास्ता उस वक्त बंद हो गया जब हजारों की तादाद में सैलानी वहां बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे थे। लेकिन मरी में हो रही भारी बर्फबारी से सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया और हजारों लोग गाड़ियों में ही फंस गए। वहां से जो तस्वीर सामने आई, उनमें सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी। सड़क पर फंसी गाड़ियों के ऊपर 3 फीट तक बर्फ जमी नजर आई। एक तस्वीर में सड़क पर भारी भरकम कई पेड़ गिरे दिखाई दिए, जिन्हें मशीन की मदद से हटाने की कोशिश की जा रही थी। देखते ही देखते वहां के हालात बद से बदतर हो गए। इसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और लोगों को वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान भारी बर्फबारी के बीच गाड़ियों को निकालते दिखे। एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग बर्फ में फंसी एक गाड़ी को निकालने की कोशिश करते नजर आए। 18 से 20 लोगों को हमने जिंदा रेस्क्यू किया है। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कई लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर बर्फ की मोटी चादर पर चलते दिखाई दिए, जबकि उनके बगल में कई गाड़ियां बर्फ में दबी नजर आईं। बिहार के नवादा से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक गुमशुदा बच्चे की जानकारी न मिल पाने के बाद उसके घर वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया और खबर है कि बच्चे के घर वालों ने उसके लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इलाके की एक सड़क को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने ईंटों और पत्थरों से भी रास्ते को बंद करने की कोशिश की और इतना ही नहीं, भीड़ में शामिल कई लोगों ने टायरों में आग लगाकर बीच सड़क पर आगजनी की, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हंगामा कर रहे लोग बहुत देर तक वहां पर डटे रहे और बाद में पुलिस के समझाने पर ही रास्ते को खुलवाया जा सका। जम्मू कश्मीर के पुंछ से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बर्फ में दबी एक महिला और उसकी बेटी को सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी मुश्किल से बचा लिया। उस इलाके में अचानक आए बर्फीले तूफान में दोनों दरअसल फंस गए थे, जिसकी खबर मिलते ही वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और सुरक्षा बल के जवान बिना वक्त गवाए 2 जिंदगियों को बचाने में जुट गए। उन्होंने पहले तो उस जगह पर जमी कई फीट बर्फ हटाई। ये काम काफी सावधानी से और जल्दी करना था, क्योंकि उसके नीचे वो महिला और उसकी बेटी दबी थी। इस दौरान आसमान से लगातार बर्फबारी भी होती रही, लेकिन जवानों ने इसकी परवाह नहीं की और अपने अभियान को पूरा करके ही दम लिया। जवानों ने उन दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे उनकी जान बच गई। उस इलाके में पिछले कई घंटों से लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे वहां के हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए।
भोपाल में एक पुलिसकर्मी मूंछों की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। भोपाल में लंबी मूंछ रखकर सरकारी सेवा नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में पुलिसकर्मी राकेश राणा को निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद भी निलंबित पुलिसकर्मी अपनी मूंछें नहीं कटवाने पर अड़ा रहा। राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, स्वाभिमान वाली बात भी है। मैं इसे निलंबन स्वीकार करूँगा, मुझे नहीं कहता। कोस्ट गार्ड ने भारतीय सीमा में घुस आए यासीन नाम की एक पाकिस्तानी नाव को अपने कब्जे में ले लिया। इस नाव में 10 लोग मौजूद थे जिन्हें गुजरात के पोरबंदर लाया गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश जैसे मुश्किल हालात के बावजूद बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। इसी कड़ी में डोडा में स्वास्थ्य कर्मी कई चुनौतियों का सामना कर अलग अलग स्कूलों तक पहुंचे, जहां उन्होंने 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी से देश भर में हो चुकी है। इतनी बर्फ में और इतनी बारिश में जो डॉक्टर नर्सेज जो यहाँ पे आई हुई हैं चल के, उनका मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बताया गया कि खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद डोडा और उसके आसपास के करीब 100 स्कूलों में वैक्सीनेशन हो चुका है। जितना जल्दी हो सके हमने इसको कवर करना है, ताकि आगे जो स्कूल खुलेंगे उससे पहले हम बच्चों को सेकंड डोज लगा दें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और 2 बेटे समेत परिवार के 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि मुख्यमंत्री की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में एक स्कूल बस सड़क पर पलट गई, जिससे उसमें सवार 20 छात्र जख्मी हो गए। इन सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछने से मैदानी इलाकों में भी तापमान तेजी से लुढ़क गया। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोरोनिल को फायदेमंद बताया। साथ ही उन्होंने लोगों से काढ़ा पीने की भी अपील की। इन घरेलू चीजों से इस ओमिक्रॉन के खतरे से अपने आप को बचाइए। स्वासारी और कोरोनिल एक टैबलेट जरूर खा लें, तो ये प्रिवेंशन का काम करेगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलें चौपट हो गईं। राज्य के हरदा जिले में आसमान से आंवले के आकार के ओले गिरे, जिसने सैकड़ों बीघे में लगी गेहूं और चने की फसल को बर्बाद कर दिया। फसलों को हुए नुकसान की वजह से वहां के किसानों की परेशानियां बढ़ गईं। गेहूं और चने की फसल ओलावृष्टि से बहुत ज्यादा 100% नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं सरकार से कि वो पूरा मुआवजा हमें दें। इस घटना से राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों के साथ हरदा जिले में प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खेतों में जाकर फसल को हुए नुकसान को देखा और किसानों को मुआवजा देने का भरोसा दिया। इसका वीडियोग्राफी करा के हम सर्वे करा रहे हैं। एक किसान का आदेश दे दिए हमने, डीडी मेरे साथ है, कलेक्टर भी को भी निर्देश दे दिए हैं। हरदा जिले की तरह छतरपुर और गुना में भी बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी। बेल्जियम में ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से लगाई गई सख्त पाबंदियों के विरोध में कई लोगों ने प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में राजधानी ब्रसेल्स की सड़कों पर उतरे ये लोग आर पार की लड़ाई के मूड में दिखे, जिन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी और पल भर में पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया। हालांकि इस दौरान एक प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसे जमीन पर गिराकर उन्होंने उसके दोनों हाथ बांध दिए। पुलिस के इस रवैये से खफा प्रदर्शनकारियों ने वहां कई जगह आगजनी भी की। इसके बाद एक्शन में आए पुलिस के जवानों ने वहां की सड़कों पर मार्च किया और हंगामा करने वाले कई लोगों को हिरासत में ले लिया। बुल्लीबाई ऐप केस में सफलता के बाद दिल्ली पुलिस के हाथ सुल्ली डील्स ऐप केस में भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी और उसने एक आरोपी को मध्य प्रदेश से धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम ने इंदौर से सुल्ली डील्स ऐप के मास्टरमाइंड को पकड़ने का दावा किया, जिसका नाम ओंकारेश्वर ठाकुर है, जो इंदौर की न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप का रहने वाला है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो ट्विटर पर एक ग्रुप का सदस्य था और उसने ही ये ऐप अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ग्रुप के सदस्यों को शेयर किया था। साथ ही यह भी मालूम चला कि इस ग्रुप के सदस्यों ने ही एक खास समुदाय की महिलाओं की तस्वीरें ऐप पर अपलोड की थी। कुछ महीने पहले यह ऐप उस वक्त सुर्खियों में आया था जब मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को चुराकर नीलामी करने के आरोप लगे थे। बेल्जियम में ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से लगाई गई सख्त पाबंदियों के विरोध में कई लोगों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में राजधानी ब्रसेल्स की सड़कों पर उतरे ये लोग आर पार की लड़ाई के मूड में दिखे।
फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली के दौरान पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने के आदेश दिए थे। पश्चिम यूपी में कांग्रेस के दिग्गज नेता इमरान मसूद आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। इमरान मसूद ने आज अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है, जिसके बाद इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। यूपी के बदायूं में समाजवादी पार्टी के नेता काजी रिजवान और 9 पार्टी कार्यकर्ताओं समेत 40 लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। इन सभी लोगों पर नुक्कड़ सभा कर कोरोना के नियमों की अनदेखी का मामला दर्ज कराया गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 44,388 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 19,474 मामले सिर्फ मुंबई में सामने आए। महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में फिलहाल 2,02,259 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज दोपहर 12 बजे डीडीएमए की बैठक बुलाई गई है। बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। इस बैठक में जीआरएपी यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के लेवल 4 यानी रेड अलर्ट को लागू करने पर भी विचार हो सकता है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सैकड़ों पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली पुलिस के पीआरओ और एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल समेत पीआरओ ब्रांच के कई पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एजेंडा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री